Hello students, this is Gurjeet sir and this is our first video for mathematics in +1 class। तो ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ। कोई बच्चा जो पहले जो मैथ्स लेना चाहता है +1 में उनके लिए भी, और जो नहीं लेना चाहते उनके लिए भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियोस मैथ्स की सभी देखें, उससे आपको थोड़ा डिसाइड हो जाएगा कि आपको मैथ्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलो, जो नॉन मेडिकल वगैरह के लिए ऑप्ट करेंगे उनके लिए तो ये कंपलसरी होता ही है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी मैथ्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स के साथ मैथ्स ले सकते हैं। तो इसमें यही है कि आप एक बारी मैथ्स की वीडियोस देखो और सम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप +1 क्लास में इसे ऑप्ट कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। तो सेट्स चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल चैप्टर, तो आप सभी इसको कर सकते हैं। तो सेट की डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूँगा। सेट होता क्या है? अगर मैं आपको थोड़ी इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मैंने लिखी हुई है यहाँ पे पहले, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब आपके लिए वेल डिफाइंड वर्ड नया वर्ड है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का मतलब है जिसे आप अपने वर्ड्स की हेल्प से डिफाइन कर पाएँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। यानी कि आप अपने वर्ड्स में कुछ बोलोगे तो सामने वाला बंदा आइडेंटिफाई कर सके कि आप किसकी बात कर रहे हो, तब आप कहेंगे कि आपकी जो बात है या जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज़ वेल डिफाइंड। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी उस लाइन को सुन के अगला कन्फ्यूजन में हो जाए कि आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यानी कि नेचुरल नंबर सबको पता होता है कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे चलते रहते हैं। ये नेचुरल नंबर होते हैं। 7 8 9 10 आगे भी चलते रहेंगे ये। तो उसने कहा कि ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10। तो इसका मतलब सामने वाला बंदा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप किन नंबर्स की बात कर रहे हो। डेफिनेटली आप किस किस की बात कर रहे हो, 1 की, 3 की, 5 की, 7 की और 9 की। लेस देन 10 नेचुरल नंबरों में से 10 से लेस ओड नंबर्स, तो आप इनकी बात कर रहे थे। तो ये आपकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। और सेट को लिखने का जो वे होता है, उसके एलिमेंट्स को लिखने का जो वे होता है वो होता है कर्ली ब्रेसिस ऐसे लगा के उसके अंदर उन एलिमेंट्स को लिखना। जैसे कि जिस सेट की मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 10 से लेस नेचुरल नंबर्स, तो हम उन कर्ली ब्रेसिस बना के उसके जो ये एलिमेंट्स हैं जो उसमें फिट हैं उनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। जैसे आपके पास कोई बैग होता है, बैग में कुछ आप चीज़ें रख लेते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बैग में कितनी चीज़ें हैं, तो आप मुझे बताओगे कि 1 2 3 4 5, सर इसमें 5 चीज़ें हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो अलग बात है, जो भी है वो 5 है, वो काउंटिंग में 5 है। तो इसको सेट को लिखने का थोड़ा सा एक रूल होता है कि आप एक तो इसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप चाहे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 को पहले नंबर पे ही आपने लिखना है। आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 5 9 पहले लिख दो, 3 7। तो आप इसे उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये दोनों एक ही बात है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। दीज आर सेम थिंग्स। यानी कि ये वही बैग है जिसके अंदर ये 4 5 चीज़ें पड़ी हैं, ये भी वही बैग है जिसके अंदर वही 5 चीज़ें पड़ी हैं। तो दिस इज सेम थिंग। तो मतलब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हम इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ पहले कौन सी बाद में आएगी। तो जिन चीज़ों में ऑर्डर मैटर करता है उनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड थिंग्स, और जिनमें ऑर्डर मैटर नहीं करता तो उनको कहते हैं अनऑर्डर्ड थिंग्स। तो अनऑर्डर्ड का मीनिंग या ऑर्डर्ड का मीनिंग क्या होता है? जैसे ऑर्डर्ड की बात करें तो आप 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ते होते थे, वो मैं बताऊंगा आपको ऑर्डर्ड किसको बोलते हैं और अनऑर्डर्ड किसको कहते हैं। 10th में से ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ऑर्डर्ड क्या होता था, जैसे आप ग्राफ बनाते होते थे तो उसमें जैसे किसी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 3 2, तो आप उस 3 2 की लोकेशन कहाँ बताओगे? इधर से 1 2 3 यहाँ पे और ऊपर 2 स्टेप ऊपर, यानी कि 3 2 की लोकेशन ये है। लेकिन इसमें अगर मैं नंबर्स को इधर उधर करके लिख दूँ, यानी कि 2 को आगे लिख दूँ, 3 को पीछे लिख दूँ, तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि ये 2 3 कहाँ पे आएगा, 1 2 और ऊपर को 3 स्टेप जाएगा ये, यानी कि इसकी लोकेशन ये है। तो यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि 3 2 और 2 3 दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। मतलब इनमें ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि 3 2 लिखोगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, 2 3 लिखोगे तो कुछ और मीनिंग निकलेगा।
तो ये जो पेयर होते थे 10th क्लास में, ये ऑर्डर्ड पेयर होते थे, इनमें ऑर्डर मैटर करता था। तो दैट मीन्स इसमें जो चीज़ पहले लिखी जानी चाहिए वो पहले ही लिखोगे आप। ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू को बाद में लिख दोगे, वाई को पहले लिख दोगे अपनी मर्ज़ी से, तो वो कन्फ्यूजिंग थिंग है। यानी कि ये जो आपके पेयर होते थे 10th में या 9th में, जब भी आपने ग्राफ पढ़ा, ये पेयर ऑर्डर्ड होते थे, इनमें ऑर्डर मैटर करता था। जबकि अनऑर्डर्ड क्या है? अनऑर्डर्ड का मतलब है जैसे ये सेट है, अब मैं सेट की बात कर रहा था, इसमें आप चाहे इसको 13579 लिखो, चाहे इसे 15937 लिखो, चाहे आप इसे 79531 लिखो, मतलब आप जैसे मर्जी लिख लो, दीज ऑल आर सेम थिंग। तो इनमें ऑर्डर का मैटर कोई नहीं होता, तो इसलिए इनको कहा जाता है अनऑर्डर्ड। तो मतलब सेट क्या होता है? सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। अनऑर्डर्ड मतलब कलेक्शन है, बस उसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता, आप जिस मर्जी चीज़ को पहले या बाद में लिख सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है सेट के बारे में, फर्स्ट हो गया कि वो अनऑर्डर्ड है, उसमें ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी लिखो। और दूसरी जो उसमें बात होती है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ये सेट है जैसे 1 2 3 2 3 5, मान लो मैं वैसे गलत तरीके से इसको लिख देता हूँ, तो इस सेट में आप क्या देख रहे हो कि मैंने 2 2 बार लिख दिया, 3 को 2 बार लिख दिया, तो ये अलाउड नहीं होता, ये गलत है। इस सेट को एक्चुअली लिखा कैसे जाना चाहिए? इसे लिखा जाना चाहिए ऐसे 1 2 3 5, यानी कि सब जो एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, 2 की बात कर रहे हो ना, तो 2 एक बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखना, 3 बार नहीं लिखना, 10 बार नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, जस्ट 1 टाइम लिखना है आपने। और 3 भी जैसे 2 बार लिखा पड़ा था, तो आप इसे 1 टाइम लिखोगे। मतलब इस सेट को लिखने का जो राइट वे है वो ये वाला है, यानी कि इसमें आप रिपीटिशन नहीं करोगे। अगर आपको लगे भी कि हाँ ये एलिमेंट मुझे 2 बार सेटिस्फाई कर रहा है, ये है वो है, तो आप उसे 2 बार नहीं लिखोगे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बाद में भी दूंगा। तो मतलब सेट के बारे में अगर बात करें, उसको लिखने का जो तरीका है वो ये रहता है कि वो अनऑर्डर्ड है, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। दूसरा उसमें क्या रहता है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, मतलब आप उसमें कोई भी एलिमेंट को 2 या 3 बार नहीं लिखोगे, सिर्फ एक बार लिखोगे अगर वो उसमें आता है, उसमें फिट होता है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें कौन से एलिमेंट फिट हो रहे थे आपके? 1 3 5 7 9 फिट हो रहे थे, तो आपने वही फिट एलिमेंट ही लिखे हैं जो आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फिट होते हैं। उसकी दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। चलो, इसमें थोड़ा आपने पढ़ लिया कि सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो। दूसरा, उसमें रिपीट करके नहीं एलिमेंट लिखने आपने। तीसरा, उसमें ऑर्डर आप जैसे मर्जी रख सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई ऑर्डर का मैटर नहीं होता उसमें। तो उसके बाद बात करते हैं थोड़े और एग्जांपल्स, जैसे द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आप सारी रिवर्स के नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बेशक आपको टाइम लग जाएगा उसका, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप उस किसकी बात कर रहे हो। आप रिवर्स की बात कर रहे हो, इंडिया की रिवर्स का नाम आपको अच्छे से पता है, जितनी भी हैं, चलो कुछ का नहीं भी पता होगा, बट यू कैन आइडेंटिफाई दैम। द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स आपको सबको पता है, वो क्या होते हैं आपके? देखो, ए ई आई ओ यू। तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप किसकी बात कर रहे हो। इसी तरह तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपको, तो आप 210 को ऐसे लिख के बना सकते हो। जैसे ये 2 पे चला गया, 2 पे चला गया तो कितना आया? 105। फिर ये किस पे कैंसिल होगा? 3 पे, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, तो फिर कैंसिल होगा ये 5 पे, फिर कैंसिल होगा 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या आता है? 2 3 5 7। अब अगर मैं देखो यहाँ रिपीटिशन की बात कर रहा था, मैं बोल रहा था आपको एग्जांपल और दूंगा। जैसे इसी के साथ मैं लिख देता कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 लगा लो, ठीक है। तो अगर आप 36 के प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हो, तो आप देखोगे इसमें 2 18, देन 2 9, 3 3 3 1 ज़ार। तो कहने में तो देखो 2 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो लेकिन जब आप इसका सेट बनाओगे उसमें 2 और 3 ही लिखोगे, आप इसे रिपीट करके नहीं लिखोगे, क्योंकि आप सिर्फ क्या बताना चाहते हो कि 36 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो 2 और 3 हैं। आप ये तो नहीं कहोगे 2 2 बार प्राइम फैक्टर है, 3 2 बार प्राइम फैक्टर है, ऐसा नहीं कहना आपने। सेट में हर एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है। तो अगर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 की बात करोगे तो उसके सेट में क्या आएगा? 2 और 3, यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसको रिपीट कर करके लिखते रहोगे। तो दिस इज़ द एग्जांपल कि आप रिपीटिशन को अलाउड कैसे नहीं होती आपको। तो इस तरीके से वो अलाउड नहीं होती, यानी कि अगर आपका एक एलिमेंट किसी वजह से आपको 2 बार ही फिट होता लग रहा है या 3 बार फिट होता लग रहा है, तो भी आप उसको सिर्फ एक बार ही मेंशन करोगे, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं थोड़े और एग्जांपल चलो देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 तो ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, आप इसे अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब कुछ वेल डिफाइंड नहीं भी होती कलेक्शन, मैं उनकी भी बात करना चाहता हूँ कि कौन सी वो ऐसी कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब टैलेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, आप किस बेस पे जज करोगे कि कौन सा ज़्यादा टैलेंटेड है। अब किसी को कोई पसंद है, किसी को राइटर कोई पसंद है, तो सभी राइटर कहेंगे कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, तो उसकी कोई मतलब प्रॉपर आप ऐसे नहीं कह सकते आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है ना। हर बंदे के दिमाग की अलग अलग कुछ चलेगा, वो कहेगा नहीं वो टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड है, तो मतलब ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि आप इसमें प्रॉपर किसकी बात कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। 10 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब मान लो मैं किसी स्कूल के 10 मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात करूँ, तो इंटेलिजेंसी का भी देखो ऐसे कोई मेजर नहीं है डायरेक्टली। या तो मैं मार्क्स की बात करूँ कि हाँ जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं या 95% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये तो हो गया वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है कि इसमें हम 95% से ज़्यादा मार्क्स जिन्होंने लिए हैं फाइनल में, उनकी बात हम कर रहे हैं। बट ओनली इंटेलिजेंट लिखना तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो सभी इंटेलिजेंट है, ऐसे तो सभी कहेंगे मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो कहेगा मैं इंटेलिजेंट हूँ, वैसे मेरे मार्क्स कम आ गए, ये है वो है ना। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमें अगर कुछ वेल डिफाइंड बोलना है तो हम कहेंगे दैट स्टूडेंट्स दोज हु गेट 90% और मोर देन 90% मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम्स। तो उसमें हम बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं ये हमें पता चलेगा और हम उनको आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं साइड पे कि हाँ इन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे थे। तो दीज आर वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए आप, जिसमें आपको दिमाग में चले कि यार पता नहीं कैसे जज करना है, किसको रखना है किसको नहीं रखना, तो है ना। तो इनमें कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। किसकी बात कर रहे हो, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, रिवर्स ऑफ इंडिया, बॉबल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 आपने देख लिए क्या क्या है, 2 3 5 7 है ना। तो दीज ऑल आर वेल डिफाइंड कलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेट को लिखने के तरीके। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो हो गया कि चलो मैं पहले नाम ही लिख देता हूँ। फर्स्ट वे है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, कोई भी आप नाम ले सकते हो, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म की जो बात करें या टेबुलर फॉर्म की बात करें, टेबुलर का तो आपको पता ही है, हम एक टेबल बना देते हैं या कुछ सभी को बता देते हैं कौन से एलिमेंट है। जैसे मैं किसी सेट का नाम रखूँ कैपिटल ए, वैसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने किसी सेट का नाम, जैसे आप पहले 10th क्लास में लगा लो, आप लेट करते होते थे कि लेट एज ऑफ द फादर इज़, तो आप ज़्यादातर स्मॉल लेटर यूज़ करते होते थे, स्मॉल एक्स, लेटर एज ऑफ द सन इज़ स्मॉल वाई, है ना। तो आप स्मॉल लेटर यूज़ करते होते थे, ये एक कन्वेंशन होती है कि आप मोस्टली स्मॉल लेटर्स ही लेट करते हो जब भी आप किसी नंबर का नाम रखते हो, किसी नंबर की बात करते हो। तो यहाँ जब आपने सेट का नाम रखना है वो कैपिटल लेटर यूज़ करना है, ये भी एक कन्वेंशन है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न है इसके पीछे, कोई नो प्रॉब्लम, ये जस्ट एक कन्वेंशन है कि आप कैपिटल लेटर ही यूज़ करते हो। तो चलो मैं कैपिटल लेटर ए यूज़ करके बोलता हूँ। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जैसे मैं आपको लिखूँ 3 5 2 9, ये हमारे पास मान लो एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है 3 5 2 9। तो ये सेट को लिखने का जो ये तरीका है, करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो लिख देना है, तो उसको कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। यानी कि आप इसमें एलिमेंट लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि वो एलिमेंट क्यों आ रहे हैं, आप सिंपली एलिमेंट ही लिख दोगे, क्योंकि अपने आप में ये भी वेल डिफाइंड है। क्योंकि इसमें ये तो ज़्यादा ही वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपने सीधा एलिमेंट ही बता दिए कि कौन कौन से आएंगे, तो दूसरे बंदे को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप इन चारों की बात कर रहे हो, तो आप इन 4 एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसमें ये 4 एलिमेंट आ रखे हैं, तो इसको कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, यानी कि एलिमेंट लिख के दिखाना। इसके बिना एक रोस्टर फॉर्म की एग्जांपल मैं और दूंगा, जैसे मैं नेचुरल नंबर लिख दूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, ये डैशेस का मतलब यही है कि चलते जा रहे हैं, इससे अंडरस्टैंड हो रहा है ना कि 2 3 के बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 4 फिर 5 एंड सो ऑन, इससे अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमें कि आगे कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ये भी क्या है, एक रोस्टर फॉर्म की एग्जांपल है, टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल है। फिर मैं थोड़ा सा आपको थोड़े एक 2 4 सेट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिनके ना परमानेंट नेम है। जैसे मैं बता रहा था कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए लेटर यूज़ किया जाता है एन, कैपिटल एन फिक्स है, आपने किसी और सेट का नाम कैपिटल एन से नहीं रखना, ये फिक्स नेम है, ये नेचुरल नंबर के सेट का ही नेम होता है, ये पक्का है, इसको परमानेंट अलॉट हो रखा है, आपने अपने सेट्स के नाम एन नहीं रखना कभी भी। तो एन का मतलब ही ये सेट है हमेशा ही, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
इसी तरह जो इंटीजर्स का सेट होता है, जैसे जिसके अंदर क्या आएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यानी इधर भी डैशेस हैं और यहाँ भी मैंने डैशेस लगा रखे हैं। तो इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। जेड की ये वाली लाइन मैं डबल कर देता हूँ, थोड़ी पता चल जाता है, डार्क हो जाती है। तो जेड का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये नाम भी आप कभी यूज़ नहीं करोगे अपनी तरफ से, आपके पास रिजर्व यूज़ करने के लिए ABCD वगैरह यही नाम है। ये जो n हो गया नेचुरल नंबर के लिए पक्का नाम है, जेड हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स का पक्का नाम है, और उसके बाद जो रैशनल नंबर का सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। चलो मैं इसकी बात बाद में करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म पे आके, इधर क्या क्या लिखना उसके। और इसके बिना होल नंबर का सेट जो होता है उसको हम लिखेंगे W से। होल नंबर के सेट में क्या आएगा, वही 0 1 जो होते हैं होल नंबर, है ना, तो उनको हम इसमें रखेंगे। इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ फिक्स नेम्स हैं जो पक्के इनको मिले हुए हैं, NZQRW, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, जब भी आप n की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स आप इस सेट की बात कर रहे हो। Z मतलब इस सेट की बात कर रहे हो, W मतलब इसकी, Q मतलब रैशनल नंबर्स की, R मतलब रियल नंबर्स की, ठीक है। तो ये इनके फिक्स नेम है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब था, मैं बता रहा था कि ये सारी सेट बिल्डर सेट बिल्डर नहीं, रोस्टर फॉर्म। तो ये भी रोस्टर फॉर्म है, ये भी रोस्टर फॉर्म है, ये भी सारी रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। इनमें आपने एलिमेंट लिख के दिखा दिए उनको कि कौन से एलिमेंट्स हैं। अब मैं बात करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में आप एलिमेंट नहीं लिखोगे, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसका एक रीज़न लिखोगे कि कौन सा एलिमेंट इसमें आएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं इससे पहले हमने एक सेट पढ़ा था कि इसमें ना लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ एक्स सच दैट, ये तो हम फिक्स लिखते लिखते हैं, इसका मतलब है इसमें किस टाइप के एक्स आएंगे। ये साइन जो है वो सच दैट का साइन है, इसको सच दैट नहीं लिखना इंग्लिश में, आप इसे डबल डॉट लगा दोगे, इसका मतलब ही सच दैट है। तो एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये वही है जो आपने पहले नंबर पे पढ़ा था कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। थोड़ा इसको लिखने का अच्छा वे होता है कि ब्रेसिस करली लगानी है, चाहे वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है चाहे वो टेबुलर फॉर्म है, उसके अंदर आप ये लाइन लिखोगे। और ये अकेले ये लाइन नहीं लिखनी आपने, ये ऐसे लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ओड नेचुरल नंबर। यानी कि इसमें इसको अगर थोड़ा अपने वर्ड्स में पढ़ें तो ये क्या आपको बोल के बता रहा है कि इस पे वो एक्स आएंगे सच दैट जो किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स सच दैट तो फिक्स होता है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं हमेशा, वो कंडीशन जिसको फुलफिल करने वाले एलिमेंट हम इस सेट में रखेंगे। अब इस कंडीशन को कौन कौन से एलिमेंट फुलफिल करते हैं वो आपने पहले ही देखा था। 1 है जो नेचुरल नंबर है और लेस 10 से लेस है, ओड भी है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो ये 5 एलिमेंट इसमें आएंगे। यानी कि इस सेट की सेट बिल्डर फॉर्म ये है और उसी सेट की ये टेबुलर फॉर्म है। यानी कि हर सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म। तो कुछ सेट को चलो हम नहीं भी लिखते टेबुलर फॉर्म में, उनको हम लिखते ही सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इस तरह से होता है। जैसे मैंने क्यू छोड़ा था, क्यू को लिखने के लिए आप देखो, अगर मैं जैसे इसमें इंटीजर में तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा था कि 0 के बाद 1 2 3 लिख दिया तो आगे डेफिनेटली 4 5 6 7 एंड फोन चलेगा। और इधर भी आपको डेफिनेटली कंसिडर था कि -3 के बाद इधर -4 -5 -6 से यही एलिमेंट्स आपके आएंगे। तो अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू के बारे में आप ऐसा कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अगर आप डिवाइड वाले नंबर लिखोगे तो उसमें ये क्लियर सा नहीं होता कि किन फ्रैक्शंस की आप बात कर रहे हो ये वो। तो इसको लिखने का अच्छा वे क्या होता है, एक्स सच दैट, इसमें किस टाइप के एक्स आएंगे, एक्स इज इक्वल टू P/Q। जिन एक्स को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि उन नंबरों को रैशनल कहा जाता है जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q के बारे में भी बताया होता है डेफिनेशन में, वो भी बता दो यहाँ पे, बेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन होती है एक रैशनल नंबर की, वो आप यहाँ लिख दो, एक्स सच दैट एक्स कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये Q को हमें जब लिखना है तो ज़्यादातर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाता है, क्योंकि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल कर लेते हैं जिनके ऊपर हमको थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में से है,
एनसीईआरटी में आपको इसका जो चैप्टर है वो भी सेंड करूँगा। फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि वो चाहता है कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें। किसको? सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इसके सॉल्यूशंस का सेट बना के लिखें। अब इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? आपकी इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू, ये 10th क्लास में आपने 9th में 8th में सभी क्लासेज में सॉल्व की हुई है। इसको फैक्टर बना देते हैं आप, इक्वल टू जीरो है ये। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई करके -2y एंड सब्ट्रैक्ट करके 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 यहाँ और x माइनस 1 यहाँ। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास -2 और प्लस का 1 आएंगे। तो यानी कि उसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा? इसमें हम दो एलिमेंट रखेंगे -2 एंड 1, तो उसकी रोस्टर फॉर्म ये वाली है। ठीक है, वो जो लिखी हुई थी वो क्या थी? सेट बिल्डर फॉर्म थी, क्योंकि उसमें सिर्फ कंडीशन बता रखी थी, उसने सेट नहीं बताया था क्या आएगा। आगे इसका नेक्स्ट एक और है, राइट इन रोस्टर फॉर्म। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा इस टाइप के। इनको सबको आपने रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना है। और वो कैसे लिखना है? देखो, फर्स्ट जो आपकी एग्जांपल है वो क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पहला नंबर तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वो किन नंबरों की बात कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 इन नंबरों की वो बात कर रहा है। एंड एक्स स्क्र इज़ लेस देन 40, और उसका स्क्र जो है नंबर का वो 40 से लेस है। यानी कि इसमें दो कंडीशन उसने दे दी आपको। एक तो एक्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर, दूसरी कंडीशन क्या है? एंड एक्स स्क्र जो होगा, उस नंबर का स्क्र जो होगा वो लेस देन 40 होगा। तो आपके लिए फिट नंबर कौन कौन से हैं? पहले तो आप 1 से ही लग जाए, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर उठा लेंगे हम पहले, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ये नंबरों की वो बात कर रहा है। और दूसरी कंडीशन है उसका स्क्र 40 से लेस होना। तो हम देखो आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से। 1 पॉजिटिव है और उसका स्क्र क्या है? 1 का 1, तो लेस है 40 से, यस वो फिट हो जाएगा। 2 यस, उसका स्क्र कितना है? 4, 2 का स्क्र 4 होता है, 4 लेस होता है 40 से, तो 2 आ जाएगा। 3 का स्क्र यानी 9, वो भी लेस है 40 से, तो वो भी आ जाएगा। और उसके बाद 4 का स्क्र है 16, तो वो भी आ जाएगा इसमें। 5 का स्क्र 25 है, वो भी, सॉरी 25 नहीं लिखना, आपने 5 लिखना है, यानी कि वो इंटीजर लिखने हैं जिनका स्क्र लेस है। तो 5 का स्क्र भी लेस होता है 40 से, तो 5 भी आ जाएगा। 6 का स्क्र भी लेस होता है 40 से, तो 6 भी आ जाएगा। एंड 7 का स्क्र बात करेंगे, वैसे 7 देखो इसमें तो आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर तो वो है, बट वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 7 का स्क्र जो होता है वो 49 होता है, जो कि 40 से लेस नहीं है, वो तो ग्रेटर है 40 से। तो हम 7 को इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, बेशक 7 इसमें आ रहा है क्योंकि वो सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर वाली को, एंड इसको नहीं कर रहा वो। हमें चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो दैट मीन्स आप 7 को इसमें नहीं रखोगे। तो आपके पास सेट में क्या आएंगे? सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 6 एलिमेंट। इसका अगला क्या है एग्जाम्पल? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9। वो कह रहा है कि एक्स एक 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट्स का सम क्या है? 9 है। यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ डिजिट्स इज़ 9। तो इस सेट की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर आप देखो 1 से 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या 10 इसमें फिट होगा? नो, क्योंकि 10 के जो डिजिट्स हैं उनका सम 1 है, तो वो फिट नहीं होगा आपका। क्या 11 होगा? नो, 11 भी नहीं होगा। तो ऐसे तो चलो मतलब आप काउंट नहीं कर पाओगे। अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 1 वाली लाइन में सिर्फ 18 आएगा, सीधी सी बात है। 10 से लेके 19 तक ओनली 18 ही ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट भी है और जिसके डिजिट्स को ऐड करके 9 भी आता है। 1 + 8 9 होता है ना, तो 18 हमारे लिए फिट है। अब 2 वाली जो लाइन स्टार्ट होगी उसमें 27 आएगा डेफिनेटली ओनली, क्योंकि 2 + 7 क्या होता है? 9, तो 27 हमारे लिए फिट है। उसके बाद 3 वाली लाइन में 36 फिट है, तो 36 रख लेंगे। 4 वाली लाइन में 45, 5 वाली लाइन में 54, 6 वाली लाइन में 63, 7 वाली लाइन में 72 और 8 वाली लाइन में 81 और 9 वाली लाइन में ओनली 90, क्योंकि 90 भी 2 डिजिट का नंबर है और उसके दोनों नंबर्स को ऐड करके, डिजिट्स को ऐड करके क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसके बाद कोई और नंबर नहीं आएगा इसमें। तो यही आपके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस सेट में आपके पास ओनली 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, वैसे इनको लिखने का एक वे बता देता हूँ मैं, थोड़ी नोटेशन होती है। जैसे मान के चलो ये ए सेट है, तो एक स्मॉल एन लगा के ब्रैकेट में ए लिखना। इस लाइन का क्या मीनिंग है? एन ऑफ ए। इसको एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए। ये जो ये नंबर्स हैं ना, इनको एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि सेट को बनाने वाले, क्योंकि ये ए सेट है जो किन किन से मिलके बना हुआ है, इन नंबरों से मिलके बना हुआ है। तो ए के लिए ये सारे क्या हैं, उसके एलिमेंट हैं या उसके मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर भी बोल देते हैं हम, एलिमेंट भी बोल देते हैं, मेंबर। ठीक है, उसकी फैमिली का एक मेंबर है वो। ठीक है, मेंबर या एलिमेंट कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ एन ऑफ ए की अगर बात करें तो वो कितना है, कितने एलिमेंट है उसमें, 9 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 9 होगा। अगर जैसे इसका नाम मैं बी रख दूँ तो इसमें 6 एलिमेंट है, तो एन ऑफ बी क्या होगा, 6 होगा। तो ये नोटेशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी और एग्जांपल कर लेते हैं। सी है एक्स इज़ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, वो एलिमेंट आएंगे जो किस लेटर के वर्ड हैं, वर्ड के लेटर हैं मैथमेटिक्स के। अब मैथमेटिक्स वर्ड अगर मैं लिखूँ यहाँ पे MATHEMATICS, तो इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम एम लिखेंगे। उसके बाद तो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर एम है, ए है, टी है, एच है, ई है। तो क्या अब हम एम दोबारा लिखेंगे? नो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। एम हम पहले लिख चुके हैं, ए भी पहले लिख चुके हैं, टी ये भी पहले लिख चुके हैं, आई नहीं आया पहले, आई लिख लेते हैं। सी आया पहले? नो, तो सी भी लिख लेते हैं। एस आया इससे पहले? नो। तो इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट जो होगा वो ये होगा। ऐसे नहीं है कि आप सारे के सारे रखोगे, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको आप दोबारा नहीं लिखोगे, उसको सिर्फ एक बार लिखोगे। तो मैथमेटिक्स वर्ड का जो सेट रोस्टर फॉर्म अगर इसकी बनाएं इस सेट के लेटर्स की, तो ये वो होगी। वो इसका नाम हम कुछ भी रख दें, ए बी सी व्हाटएवर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो है, एक्स इज़ इंटीजर एंड एक्स इज सोल्यूशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। चलो मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड x is solution of 2x square minus 3x माइनस 9। तो इसमें दो कंडीशन है, वो एक तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए और दूसरा वो इंटीजर होना चाहिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, इसको सॉल्व करने के लिए देखो 2 इंटू 9 18 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। तो 6 और 3 सुटेबल फैक्टर है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। इनमें से 2x कॉमन, अंदर x माइनस 3 सॉरी, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन, अंदर x माइनस 3। तो आपके फैक्टर हो गए 2x प्लस 3 और x माइनस 3। तो इसके सोल्यूशन क्या आएंगे? इसको 0 के इक्वल रखा तो x कितना आ गया यहाँ से -3/2, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x कितना आएगा 3। तो इसके दो सोल्यूशन है, एक तो है -3/2 और एक है 3। तो आपने जो इसके सेट में रखने हैं वो क्या रखने हैं, यानी कि इस सेट की अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो वो क्या होगी, उसमें 3 आएगा ओनली। ठीक है, क्यों नहीं आएगा ये -3/2? क्योंकि इसमें दो कंडीशन थी, एक वो इंटीजर होना चाहिए, दूसरा इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये जो -3/2 है वो सिर्फ इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि वो इसका सोल्यूशन है, बट वो इंटीजर है, इसको नहीं वो सेटिस्फाई कर रहा। वो इंटीजर नहीं है, वो नॉन इंटीजर नंबर है। तो इसलिए इसके सोल्यूशन सेट में हम सिर्फ क्या रखेंगे, ओनली 3 रखेंगे। तो यानी कि इसमें सिंगल एलिमेंट आएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आगे चल के फिर से आएगा, एक वर्ड आएगा सिंगलटन। सिंगलटन, सिंगलटन सेट किसको कहा जाता है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। तो इस केस में जो ए है वो एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिंगलटन सेट है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है। ठीक है, चलो इसके बाद और एग्जांपल्स आगे। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने। ये एक सेट दे रखा आपको जिसमें सिर्फ एलिमेंट दे दिए उसने 1 4 9 16 25 एंड सोन चलते जा रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है। आपको इसकी सेट बिल्डर बनानी है, यानी कि आपको वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिनको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं एलिमेंट। तो दिख रहा है ये पहला 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, तीसरा 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का स्क्वायर है एंड सोन। यानी कि इस सेट में नेचुरल नंबरों के स्क्वायर कर करके लिखे हुए हैं। तो आप इसको कैसे राइट आउट करोगे? a इज़ इक्वल टू n स्क्वायर
सच दैट, यानी कि इसमें क्या आएंगे, स्केयर्स आएंगे किसके, n इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबरों के। तो यानी कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसका स्केयर इसमें आएगा। n इज़ नेचुरल नंबर होना चाहिए तो उसका क्या आएगा, इसमें स्केयर आएगा। और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है, x सच दैट x इज़ इक्वल टू n स्केयर। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जो किसी स्केयर के इक्वल हैं, और वो किसके स्केयर के, n इज़ अ नेचुरल नंबर के। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि x जो है वो तब इसमें आएगा जब वो किसी के स्केयर के इक्वल होगा। और किसके स्केयर के, ऐसे नहीं कि किसी के भी स्केयर के, ऐसे तो √2 का स्केयर भी है, √3 का स्केयर भी होता है, √3 का स्केयर तो 3 हो जाता है ऐसे। तो उसके लिए आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि जो जिसकी स्केयर की बात कर रहे हो वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो जिसके अकॉर्डिंगली फिर यही एलिमेंट उसमें आ पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखने का ये दूसरा तरीका है। ये भी एक अच्छा तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बिना अगला जो है उसमें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, तो ये एलिमेंट्स इसमें हैं। तो इस पे आप क्या नोट कर रहे हो, ऊपर 1 आता है तो नीचे उससे एक नंबर बड़ा है, 2 है, यहाँ वही नंबर चला जाएगा, फिर उससे एक एक्स्ट्रा, फिर यहाँ जो नंबर है उसका एक एक्स्ट्रा, यहाँ जो नंबर है उसका एक। अब ऊपर वाले एक सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 6, और नीचे उनसे 1 1 मोर है। तो इसको लिखने का एक अच्छा तरीका क्या है, x सच दैट x किसके इक्वल होना चाहिए, n डिवाइड बाई उससे 1 जाना, x शुड बी इक्वल टू n डिवाइड बाई n+1, क्योंकि हर एक नंबर में आप क्या देख रहे हो, अगर ऊपर वाला नंबर n है तो नीचे उससे एक ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, तो नीचे आपने क्या लिखा, n+1 सच। और इसके बिना एंड n इज़ नेचुरल नंबर, क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर क्या आ रहे हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, ये 6 पे जाके रुक जाएंगे। ऊपर वाला जो नंबर है n जो है वो हमने उसके बारे में बात की है, n इज़ अ नेचुरल नंबर, बट वो 6 पे जाके रुक जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, n इज़ लेस देन 7 लिख दो। तो दैट मीन्स ये एक लिमिट लगा दी आपने इसके ऊपर कि n 7 से लेस है और वो नेचुरल नंबर है। तो डेफिनेटली जब आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 पे नहीं जाओगे, क्योंकि उससे लेस तक ही आपको चलना है। तो डैट मीन्स आप जो न्यूमरेटर है उसको आप कहाँ तक लेके जाओगे, 1 से लेके 6 तक, और अपने आप ही नीचे फिर वो +1 अपने आप ही होता रहेगा। तो सिर्फ आप इन्हीं एलिमेंट्स की बात करोगे, तो जिसका मतलब है इसकी रोस्टर फॉर्म ये है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये वाली है। इसके बिना ये मैच द फॉलोइंग है, मैच करना, तो ये तो आप इजीली कर लोगे। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, PRINCAL, तो इसमें एक डी जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है, तो डेफिनेटली ये यही है, क्योंकि इसका P फिर R फिर I फिर N फिर C, फिर P को दोबारा नहीं लिखेंगे, वो वैसे भी इसमें नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स D जो है वो 1 के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद 0, तो इसमें ढूंढते हैं कुछ, तो इधर से ही लग जाओ चाहे आप। x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 18 का डिवाइजर होना चाहिए। डिवाइजर 18 के कौन कौन से, आप यहाँ पे देखो, 1 है डिवाइजर 18 का, डिवाइड करता है 18 को, 2 के टेबल में भी आता है 18, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में, तो ये सारे क्या हैं, 18 के डिवाइजर ही लिखे हुए हैं, तो ये किसके साथ मैच कर जाएंगे, फर्स्ट के साथ। तो इसके बाद x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x इज -9 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर बनाओगे तो x - 3 इंटू x+3 बनेंगे, और इसके दो सोल्यूशन क्या आएंगे, एक तो +3 एक -3, वो ये पड़े, इसके साथ मैच हो गया। तो तीसरा ये 0 वाला है जो इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ x इज़ एन इंटीजर्स एंड x+1 इज इक्वल टू 1। तो x+1 इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू, इधर जाके 1 - 1 क्या हो गया, 0, तो x क्या आएगा, 0 आएगा, तो दैट मीन्स इसके साथ मैच हो जाएगा। तो दिस बार मैच द फॉलोइंग। तो इस सारे को पढ़ के आप इसके बेस पे आप सेट्स चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट चैप्टर की जो PDF है वो मैं आपको वीडियो के बाद, वीडियो लिंक के नीचे ही सेंड कर दूंगा, तो आप उसे सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, या पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना। अच्छा है, ग्रुप में ना डिस्कस करना, क्योंकि ग्रुप में थोड़ा दूसरे बच्चों का भी काम होता है। ठीक है, तो आप पर्सनली आप मेरे नंबर पे डिस्कस कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, थैंक यू।